दोस्तों, जो हिस्ट्री की संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास का हम लोग वीडियो देख रहे थे, उसमें कुछ वीडियो छूटी हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरा से ये इसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगी, ये न सोचिएगा उतना ही रहेगा। तो उसमें सामाजिक सुधार आंदोलन बचा है और जितने बचे हैं सब करेंगे। तो आप बता दें आपको। आइए देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए, खुद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ठीक है, देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कहता है कि आधुनिक भारत का भारतीय समाज भी विखंडित समाज था। ठीक है, इस समय भारत की जो सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा जैसी कुरीतियों से जकड़ा था। जो हमारा समाज था वह निम्नलिखित जो कुरीतियाँ दी हुई हैं उनसे जकड़ा हुआ था। जैसे में सती प्रथा है, बाल विवाह है, आपका दास प्रथा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आपका ये सब आपकी कुरीतियाँ विद्यमान थी। कहता है कि इस समय विधवाओं का पुनर्विवाह भी नहीं होता था। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद हुई थी। अब ये क्या कह रहा है कि जो भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद हुई थी, और भारत ने यह जागरण पहले हिंदुओं तथा बाद में मुस्लिमों में आया था, क्योंकि मुस्लिम स्वयं को शासक वर्ग के रूप में मानते थे। देखिए क्या कहता है। देखिए ये रीजन है, ये कहानी, इसको हम लोग समझते चलेंगे और ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं स्क्रीन पे आपको जो होगा लिखने लायक वो लिख दूंगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो आधुनिक समाज में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित किया किसने? तो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने किया। राष्ट्र में अनेक गतिशील, अगर प्रगतिशील पूछेगा, सामाजिक है, धार्मिक सुधारवादी आंदोलन है। आप इन आंदोलनों को, इन जो बुद्धिजीवी वर्ग थे जैसे राजा राम मोहन राय है, इन लोगों ने संयोजित किया था, उसको निखारा था, उसको आपको जागृत किया था लोगों को। ठीक, आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो 19वीं शताब्दी चल रही थी, लिखते हैं 19वीं शताब्दी चल रही थी, तो इसमें क्या होता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है एवं संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से अंतर था। ठीक है, अब यह क्या है कि उस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज अपने आप को हमेशा अपने आप को अव्वल मानते थे। ठीक है, हम श्रेष्ठ हैं और जो और लोग हैं जो निकृष्ट हैं। तो उस काल में जो शिक्षित भारतीय हैं अंग्रेजी भाषा, पोशाक, साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के जो अस्तित्व था उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब कारणों के अनुसार आपका धार्मिक सुधार आंदोलन आपका शुरू होता है। ठीक है, आंदोलन के कारण क्या क्या थे और मतलब क्या देख सकते हैं कारणों में, तो देखेंगे हमारा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होता गया। अब भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो आपकी नष्ट हो गई। अंग्रेज़ों ने इसे कमज़ोर किया और धीरे धीरे नष्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ता है और शोषण तेज़ी से करते हैं अंग्रेज़, तो इसके परिणाम क्या होता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और भारत के जो सामाजिक जीवन पर आपका घातक प्रभाव पड़ता है। ठीक, और देखेंगे आप कि जो प्रमुख दो शक्तियाँ थी, एक पश्चिमी आधुनिक संस्कृति थी और आपकी इस पर भारत का प्रभाव अवतरित हो रहा था, और जो दूसरा था आपका इसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता की प्रतिक्रिया, आपका ये भी आपका कारण था। दोनों के बीच, इन दोनों के शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से विभिन्न धर्म एवं सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, ये आप जानते हैं। ठीक, आइएगा आगे देखते हैं क्या लिखा है यह कि मुस्लिम, यहाँ लिखा है आपका, मुस्लिमों के धार्मिक जागरण का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद इकबाल जैसे नेताओं ने किया। ठीक, और उसके बाद हिंदुओं के जागरण का नेतृत्व राजा राम मोहन राय, ठीक, द्वारकानाथ टैगोर और आपका केशव चंद्र सेन, हरविलास शारदा, डी.के. कर्वे, आपका विद्याचंद्र बागीश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने किया। ठीक है, हिंदुओं में सुधार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, आप जानते हैं। अब इनको जान लीजिए, इनकी 1774 में इनका जन्म होता है, 22 मई को होता है
ये भी डेट याद रखिएगा, डेट नहीं लिखी है, डेट बताता हूँ। 22 मई 1774 को इनका जन्म होता है। और 74 लिखा है इसमें, 72 में जन्म होता है सर, गलत लिखा है। 22 मई 1772 में जन्म होता है इनका। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में होता है। 1833 में मृत्यु होती, सही लिखा है, लेकिन 72 ये सही कर लीजिएगा। 22 मई 1772 में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है, तो बंगाल के हुगली ज़िले में राधानगर में हुआ था। राधानगर जगह है आपका, वहीं पे हुआ था। और इनको आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता तो बता ही दिया आपको, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, इन सब आपका उपाधियों से इनको नवाजा गया था। ठीक है। और जो इनके पिता थे रमाकांत उनका नाम था, बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे। और वहीं राजा राम मोहन राय को आपका राय राया की उपाधि मिली थी। ठीक है, राय राया की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। तो आपने सुन लिया कि उनको राय राया की उपाधि वहीं मिली थी। आगे देखिएगा, यहाँ पे है, इन्हें आधुनिक भारत का तारा, पुनर्जागरण का आपका, जिसे नवजागरण का अग्रदूत कहते थे। पुनर्जागरण का मतलब कि क्या कहेंगे, अग्रदूत कहेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बताया था। और जो आधुनिक भारत का पिता भी हैं, आंदोलनों के प्रवर्तक कहते थे। इन सबको उपाधियों से नवाजा गया था, ये बता चुके हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। इससे पहले आप जान लीजिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी जो शिक्षा हुई थी पटना और वाराणसी में हुई थी। और यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लिखेंगे अगर लिखना है मेंस में, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। बहुभाषी भी थे। कैसे बहुभाषी थे, क्योंकि इनको संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और आपका फारसी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिब्रू, यूनानी, लगभग हमारे हिसाब से 12 भाषाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे। ठीक है, इनका ज्ञान था उनको। और इन्होंने छोटी सी उम्र में मूर्ति पूजा से आस्था इनकी नहीं रही थी, मतलब मूर्ति पूजा का उसको आडंबर मानते थे। और यह जो 1815 लिखा है आपका स्क्रीन पे, 1815, ये 1815 से पहले 1809 में क्या करते हैं, ये 1809 में करते हैं ये कि एक आपका फारसी भाषा में तोहफात उल मुहाविद्दीन, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखते हैं। याद रखिएगा, 1809 में क्या करते हैं, उसका नाम तोहफात उल मुहाविद्दीन। ठीक है, तोहफात उल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक लिखते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते थे, तो हिंदी में याद रखिएगा, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, यह नामक पुस्तक मूर्ति पूजा के विखंडन के लिए इन्होंने किया था। ठीक, और बहुत दिनों तक अपने घर से दूर रहते हैं। ठीक है, अपनी यात्रा अलग अलग जगहों पे करते हैं, नेपाल भी जाते हैं। ठीक है, और बौद्ध दर्शन को भी प्राप्त करते हैं। अब आगे आइएगा, कुछ और इनके बारे में जानते हैं। आत्मीय सभा 1815 लिखा है ना, हम आपको 1815 बता दिए, 1814 में हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई थी। और इसमें जब यह स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की, तो इसमें जो द्वारिकानाथ टैगोर जी थे, द्वारिकानाथ टैगोर, D.N. टैगोर, ये टैगोर जी थे, ये आपका शामिल थे। ठीक, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये क्रम से याद रखिएगा, लिखते चलिएगा ना, मेरे साथ लिखते चलेंगे तो सही रहेगा, आराम रहेगा और रिवीजन करने के लिए बढ़िया रहेगा। 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में क्या करते हैं, यह वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, वेदांत सोसाइटी की। ठीक है, वेदांत सोसाइटी। फिर 1820 में क्या करते हैं, बाइबिल के आधार पर एक किताब लिखते हैं। उसका नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखते हैं, याद रखिएगा, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, और यहाँ 2 हो गए आपके, 1816 हो गया, 1820 भी लिख दीजिए, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, प्रीसेप्ट ऑफ प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, ऑफ जीसस हो गया ना। और 1821 वाला यहाँ लिखा है, अभी इतना लिख लिए होंगे, मिटा देता हूँ इसको, इतना लिख लिए होंगे, इसको मिटा देता हूँ।
1821 वाला आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। फिर 1823 में क्या करते हैं, जॉन डिग्बी के प्रयास से लंदन में क्या हुआ था, इनका एक पुस्तक हुआ था, वो जो ये पुस्तक बताए हैं आपका, वो आपका प्रकाशित हुआ था 1823 में। कौन सी पुस्तक, जो 1820 में लिखते हैं, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो लिखते हैं, 1823 में लंदन में प्रकाशित होती है। ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित होता है, वही आपका। ठीक है। आइएगा आगे कुछ इनके बारे में जानते हैं। एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, जबकि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये ऊपर बात हुई थी। और अगला देखिएगा, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये जो 1830 में मुग़ल सम्राट जो अकबर द्वितीय था, उसका पक्ष रखने के लिए लंदन गए थे, और इसी समय बादशाह जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। ठीक है। तो जो रूढ़िवादी थे, इनकी आलोचना करते थे और ये अप्रचार करते थे कि ये ईसाई बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो भी जान रखिए, उसी पे कहते थे। और जो क्या नाम है कि एक बार लौट रहे थे यूनिटेरियन चर्च से, तो प्रार्थना करके, इनके दोस्त थे लोग, तारा चक्रवर्ती नाम था, चंद्रशेखर नाम था, वो क्या करते हैं कि एक पृथक पूजा स्थल जो न कि हिंदू था जो न ईसाई था, उसकी स्थापना करते हैं। और उसी के फलस्वरूप आपका क्या होता है, 20 अगस्त 1828 को जो ब्रह्म समाज उसकी स्थापना होती है। ब्रह्म सभा पहले नाम था, अरे समाज पहले नाम था, बाद में ब्रह्म सभा किया गया। ठीक है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, बाद में यह ब्रह्म सभा के नाम से आपका प्रसिद्ध हुआ। आगे आइएगा, स्क्रीन पे क्या लिखता है, कहता है कि वर्ष 1833 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु होती है। आज भी इनकी यहीं पे समाधि। ये इनकी मृत्यु तक पहुंच गया, लेकिन हम मृत्यु से पहले जो घटनाएं घटी हैं उसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिएगा, राजा राम मोहन राय धर्म सुधार तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। आपको बता दूं कि समाज के अंदर जितनी व्याप्त कुरीतियाँ थी, जैसे में आप देखेंगे छुआछूत है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बहु विवाह है, बाल विवाह है, जाति प्रथा है, इतने जितने आडंबर हैं, उन सब का जमकर ये प्रहार करते हैं, जमकर उनका विरोध करते हैं। अंतर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देते हैं, स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार मिल पाए, इसका प्रयत्न करते हैं। फिर आपका देखेंगे कि जो मानवतावाद है, मानववाद कहते हैं, मानववाद, तर्क बुद्धिवाद, इसका सर्वाधिक महत्व देते हैं। ये आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। और जो इनका एक दोस्त समझिए कि डेविड हेयर था, उसकी सहायता से क्या करते हैं, 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है। 2 कॉलेज का याद न रखिएगा, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में आपका वेदांत कॉलेज। राजा राम मोहन राय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। ऊपर हम लोग देखें, वैसे पत्रकारिता का अग्रदूत मानते हैं। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए इन्होंने लोगों को जगाया था, जन जागरण किया था। 1821 में बंगाली भाषा में, 1821 में बंगाली भाषा में या क्या करते हैं कि बंगाली भाषा में आपका एक पत्रिका निकालते हैं, प्रकाशन करते हैं, उसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है। संवाद कौमुदी तथा आपका प्रज्ञा का चार या निकालते हैं। ठीक है। 1821 में। ठीक। अब 1822 में क्या करते हैं, 1822 में फारसी भाषा में आपका एक मिरातुल अखबार प्रकाशित करते हैं, उसका नाम था मिरातुल अखबार। और अंग्रेजी में इन्होंने ब्राह्मनिकल कहते हैं ना, ब्राह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित करते हैं। फिर बंगला का व्याकरण उसका संकलन करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार के नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी फैक्ट है, इसको आप पकड़ के रखिएगा, थोड़ा सा कभी ये दिक्कतें ना आए। सती प्रथा का घोर विरोध करते थे। आप पता है कि संवाद कौमुदी के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय किस पत्रिका से करते थे, तो संवाद कौमुदी से करते थे। ठीक है। सती प्रथा के विरोध की जो इनको प्रेरणा इन्हें उस समय प्राप्त हुई थी जब 1811 में, कब,
डेट याद रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि क्रम लगाने को दे सकता है। 1811 में इनके जो बड़े भाई जगमोहन थे, जगमोहन उनका नाम था, जगमोहन थे। जगमोहन की जब मृत्यु हो जाती है तो जबरन उनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी, हाँ अलका मंजरी नाम था। अलका मंजरी को सती होना पड़ा था, ठीक है। जगमोहन जी की पत्नी थी अलका मंजरी, उनको सती होना पड़ा था और इससे बहुत दुखी होते हैं। और फिर ये पूरे समाज में आपका मतलब बम्पर आंदोलन चाहते हैं, भयंकर समाजव्यापी आंदोलन कहेंगे, बम्पर आंदोलन चाहते हैं, पूरा जम के आंदोलन चाहते हैं, जिससे ये इनको अपने घर से भी हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। 1829 में इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था, सती प्रथा के विरोध में कानून बनाता है, और वो जो कानून बनता है आपका नियम 17 के थ्रू बनता है, ठीक है। नियम 17 के थ्रू आपका वह कानून बनता है। और राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के आपका जोरदार समर्थक थे। देखिए हम लोग अब इस पे इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये दयानंद सरस्वती जी का आ गया है, तो जो चीज़ यादें हैं थोड़ी बहुत उसको ताज़ा करते हुए और जो बचा हुआ है उसका कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रीयता का जोरदार समर्थक करते थे और भारतीय राष्ट्रवाद का इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा इनकी थी, अंग्रेज़ों का शोषण का विरोध करते थे। 1821 के जो नेपल्स क्रांति हुई थी, नेपल्स क्रांति विफल हो गई थी, तो विफलता से ये दुखी थे। लेकिन जो 1823 में स्पेनिश क्रांति सफल हो जाती है, तो इससे क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं और खुशी से भोज करते हैं, मतलब भोज देते हैं लोगों को, उससे अपनी खुशी जाहिर करते हैं, ऐसा काम करते हैं। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए क्या करते हैं ये। तो 1823 में वो जो क्या नाम था उसका, एम्स नाम था उसका, एम्स के प्रेस अध्यादेश, उसमें जो गवर्नर जनरल था 1823 से आपका 28 तक, एम्सडम कहते थे, एम्सडम, उसने प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय जो था उसके जो अपील दायर की थी। बाद में जब उनकी अपील खारिज हो जाती है ना, तो सोचिए अपील खारिज होने के बाद वो चले जाते हैं प्रीवी काउंसिल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर सर्वोच्च कौन था, प्रीवी काउंसिल थी। तो प्रीवी काउंसिल में उन्होंने अपील कर दी थी। और हिंदू और मुस्लिमों के भेद जो करने वाला जूरी एक्ट आया था 1827 में। जूरी एक्ट कब आया था, जूरी एक्ट 1827 में आया था, ठीक है। जूरी एक्ट आया था 1827 में, याद रखिएगा 1827 में, ठीक है। इसका विरोध किया था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे, और भारतीय जो सम्राट अकबर, ये लिखा था ऊपर, अकबर द्वितीय था, उसके लिए जो पेंशन था उसको पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज सरकार के सामने उन्होंने अपना जो भी पक्ष रखना था उन्होंने पक्ष रखा था, ठीक है। फिर क्या होता है कि अकबर द्वितीय ने उनका राजा की उपाधि दी थी, ये आपको बता दिए। लेकिन उस समय पूछेगा अगर मान लीजिए बाई चांस मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जब ये गए थे तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, मतलब यहाँ का राजा तो अकबर द्वितीय था, इंग्लैंड का राजा कौन था, तो विलियम चतुर्थ था, याद रखिएगा। और वहाँ पे गए, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्टल 1833 में मृत्यु होती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में आपका मृत्यु होती है। सुभाष चंद्र बोस जी से इन्हें क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट जरूर रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस साहब इनको क्या कहते हैं, सुभाष कहते हैं ना, इनको सुभाष नहीं कहते हैं, इनको सुभाष कहते हैं। सुभाष साहब इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, युगदूत कहते हैं, ठीक है, युगदूत कहते हैं, याद रखिएगा। और जब 1830 में, जब इनकी मृत्यु से पहले 1830 में जब इंडिया में थे, तो जो प्रन्यासकरण होता है, ट्रस्टीशिप होती है, ट्रस्टी होता है, तो ट्रस्टी के तौर पे राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, अपनी मृत्यु से मतलब कहें कि जब हम मर जाएंगे, जो हमारे दो शिष्य हैं, द्वारिकानाथ टैगोर और आपका रामचंद्र विद्यावागीश, ये ब्रह्म समाज का संचालन करेंगे। इनकी नियुक्ति कर दी थी और इन्होंने 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का संचालन किया था, आपको पता है, ठीक है। अब जानते हैं कि ब्रह्म समाज का विस्तार, ये थोड़ा इसमें कम लिखा है नोट्स में, इसलिए बताना पड़ रहा है आपको। ब्रह्म समाज का विस्तार आप देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं बताया जा रहा हूँ। राजा राम मोहन राय इनकी मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ जो टैगोर थे, यह आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के पितामह मतलब के दादाजी थे, द्वारिकानाथ टैगोर जी। और
और एक न्यासी थे जिनका नाम था रामचंद्र विद्यावगीश, इन्होंने संभाला था। और द्वारिकानाथ टैगोर जी के पुत्र होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी। इनका नाम जानते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह 1843 के करीब आपका ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ जी अपने हाथ में लेते हैं 1843 के करीब, ठीक है। 1843 में एलन बरो उस समय आपका क्या था, वो गवर्नर जनरल था, ठीक। 2 साल रहता है, 42 से 44। तो फिर क्या होता है कि ब्रह्म समाज में यह प्रचार अच्छा करते हैं, मतलब उसमें जान फूंक देते हैं, ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसको प्रस्थापित करते हैं। और ये चीज़ें जितनी वो अपनी ऊंचाई को छूता है ब्रह्म समाज, ये सारा देवेंद्र नाथ टैगोर जी का समझिए इनकी उपलब्धि थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर जी कलकत्ता में क्या नाम था उसका, जोरासाकी या कुछ नाम था, वहीं पे तत्वरंजनी सभा की स्थापना करते हैं। और तत्वरंजनी सभा एग्जाम में तो तत्वबोधिनी पूछता है, तो उसी का नाम 1839 में तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था, ठीक है। उसको रूपांतरित कर दिया गया था तत्वबोधिनी सभा के नाम से, तत्वबोधिनी सभा, बोधिनी, ठीक है, बोधिनी सभा 1839 में। अब तत्वबोधिनी बांग्ला भाषा में आपका एक पत्रिका प्रकाशन भी किया जाता था। और इसके जो संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक राजेंद्र लाल मित्र थे, और 2 लोग थे, ये लोग इसका संपादक थे। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की जाती है। इसमें भी वही लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र और प्यारेचंद मित्र, ये लोग शामिल रहते हैं। फिर देखेंगे कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ नाम था उसका, क्या करता है, भारतीय संस्कृति के विरोध में वो उसका जो वो प्रचार कर रहा था, उसके विरोध में क्या किया था कि जो मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्या करता है, जो अलेक्जेंडर डफ होता है भारतीय संस्कृति का बहुत विरोध करता है, तो भारतीय संस्कृति के जो विरोधी प्रचार था उसके प्रति उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ब्रह्म धर्म नामक आपका पुस्तिका संकलन करते हैं। और क्या करते हैं कि जो क्या कहते हैं उसे यार, ब्रह्मोपासना, इसका आरंभ करते हैं। 1857 में टैगोर जी किससे मिलते हैं, केशव चंद्र सेन से मिलते हैं 1857 में, ठीक है, 1857 के करीब मिलते हैं। और ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हैं और उनको आचार्य नियुक्त करते हैं। आचार्य किसको नियुक्त करते हैं, तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर केशव चंद्र सेन जी को, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी को क्या करते हैं, आपका आचार्य नियुक्त करते हैं। केशव चंद्र सेन के समय आपका ब्रह्म समाज का विस्तार और लोकप्रियता में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई कि इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, हाँ महाराष्ट्र, ऐसे ही महाराष्ट्र ही है, मद्रास है, इन सब स्थानों पे खोली गई। और 1865 में आपका बंगाल में ही आपकी 65 से 70 के करीब, 65 समझिए, ये आपकी शाखाएं खुल गई थी। केशव चंद्र सेन जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के नवीन अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल, ये लोग थे, इनसे आपका इनके जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। 1865 में क्या होता है, 1865 में एक डेट याद रखिएगा, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैं उनसे और आपका क्या कहते हैं कि केशव चंद्र सेन जी से इस बात पे टकराव हो गया कि केशव चंद्र सेन जी अति उदारवादी थे और इनके इस व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम और पारसी इन सब धर्मों की पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। इसके वजह से आपका 1865 में दोनों के बीच में आपका टकराव हो जाता है। टकराव होने के बाद क्या हुआ, अब ये न्यासी थे, न्यासी होने के कारण केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा देते हैं और ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ती है 1865 में। कब पड़ती है, पहली फूट पड़ती है
65 में, याद रखिएगा। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जो संगठन था वो ब्रह्म समाज कहलाता है। और केशव चंद्र सेन जी का जो संगठन था, केशव चंद्र सेन जी का जो था वो नवीन ब्रह्म समाज कहलाता है, इनका आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, ऐसा, ठीक है। अब 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसका नाम कर देते हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन जी 1870 में इंग्लैंड जाते हैं, वहीं आपका रहते हैं 8-10 महीने, 5-6 से 8 महीने, जो भी 10 महीने तक रहते हैं। खूब मतलब अच्छा वहाँ व्याख्यान करते हैं। फिर वापस आते हैं। उसके बाद एक चीज़ और एक भूल गया मैं, 1801 क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन मिरर का जो नामक अंग्रेजी का प्रथम भारत का दैनिक संपादन किया था, किसने किया था? तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था, 1861 में किया था। ये मैं भूल गया था, इसलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। वेद समाज की स्थापना होती है मद्रास में, महाराष्ट्र में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, और ये सब इन्हीं के प्रयासों से होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं। जब इनसे मिलते हैं 1865 में, 67 में केशव चंद्र सेन, तो उन्हीं से प्रभावित होकर, उन्हीं के कहने पे, सुझाव पे आपको किए थे। 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट आता है, और इसमें बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि केशव चंद्र सेन खुद ही अपने इस एक्ट का उल्लंघन कर देते हैं। अपनी बेटी का जो विवाह अल्प आयु में कर देते हैं, कूच बिहार का राजा से कर देते हैं, और इनकी प्रतिष्ठा को तब बहुत धक्का लगता है। और एक बार फिर क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज में आपका फूट पड़ जाती है, विघटन हो जाता है। अब 1878 में युवा नेता थे, आपका सदस्य थे उसके आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। 1878 में ये लोग क्या करते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आनंद मोहन बोस इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली, सूर्यनाथ बनर्जी, ये सब लोग इसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन, आप जानते हैं कि स्त्री शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब ये सब चीज़ें आप जान लीजिएगा। अब आपका आता है दयानंद सरस्वती जी का, उनके बारे में थोड़ा, हाँ एक और है, इसमें लिखा नहीं है, इससे पहले ही है। वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में जान लीजिए, जो हमें अभी बताए हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयास से बोला हूँ कि वेद समाज की स्थापना होती है, मद्रास में होती है। कौन करता है? तो वो धरालू नायडू रहते हैं, वो 1864 में करते हैं। कब करते हैं? 1864 में करते हैं, याद रखिएगा, 1864 में, ठीक है। और आपका इनके सदस्यों में आपका विश्वनाथ मुदलियार और कोई एक चेट्टी थे, वो थे, ये तो लोग उसमें सदस्य थे। और दक्षिण भारत, इससे वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था, इसकी संज्ञा प्राप्त थी, याद रखिएगा। 1867 में जब बम्बई, अभी बताया हूँ पीछे में, 1867 में जब बम्बई में, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग से मिलते हैं, तो प्रार्थना समाज की स्थापना होता है। और महादेव गोविंद रानडे आत्माराम पांडुरंग के प्रमुख सहयोगी के रूप में इसमें कार्य करते हैं, और प्रार्थना समाज की को अच्छी प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। 1871 में रानडे सार्वजनिक समाज की स्थापना करते हैं। रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, रानडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आएंगे हम लोग। अब क्या बचा हमारा देखने को? तो दयानंद सरस्वती जी का, हाँ एक और चीज़ थी, दलित जाति मंडल पूछा था, समाज सेवा संघ पूछा है, दक्कन शिक्षा सभा पूछा है। ये सब कौन गठित किया था? तो आपका रानडे जी ने किया था। दक्कन शिक्षा सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में रानडे जी स्थापित करते हैं। और पूना में फर्गुसन कॉलेज, इसी को बाद में कहा गया था, पूना फर्गुसन कॉलेज इसी को बाद में कहा गया था। रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है। 1891 में जो आपका विधवा विवाह को अधिक प्रचारित किया था इन्होंने, जैसे रानडे जो थे, विधवा विवाह को बहुत प्रचारित किया था। तो 1891 में जो विडो रीमैरिज एक्ट आया था, गठन हुआ था, अब इसमें इनका बहुत योगदान था। और इनके प्रमुख सहयोगी जो थे, आपका डी के कर्वे, वही केशव कर्वे, क्या नाम है, धोधो केशव कर्वे, हाँ,
1899 में विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं, इनके सहयोगी थे। विडो होम कहा जाता था, स्थापना पूना में करते हैं, जहाँ विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन जीने के लिए आपका उत्साहित किया जाता था। कर्वे को आपका फर्गुसन कॉलेज का अध्यापक बनाया गया। ये विदुर थे, तो 1893 में आपका एक विधवा शादी कर लेते हैं। स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने 1916 में आपका बम्बई में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय बनवाया था। 1901 में रानाडे की मृत्यु जाती है, और इनकी मृत्यु पे आपका एक पुस्तक आती है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये रानाडे जी की पुस्तक थी। तो मतलब रानाडे जी की पुस्तक थी कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये आपका इन्होंने लिखा था। ठीक, आते हैं आगे देखते हैं। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, और इनका जन्म गुजरात में हुआ था, दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में हुआ था 12 फरवरी को गुजरात में मोरबी रियासत में टंकारा जिला कहते हैं, राजकोट के पास है। वहीं एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या हुआ था कि ये शिवरात्रि के पर्व पे देखे थे कि शिवलिंग से एक चूहा जो है कुछ खाद्य सामग्री को लेकर चला गया था, मतलब लड्डू उड्डू लेकर चला गया था। तो ये क्या है कि जब भगवान अपने खाने का या अपने का सामग्री की खुद रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। 1848 में दंडी स्वामी पूर्णानंद से आपका मुलाकात इनकी होती है, उनसे संन्यास का दीक्षा ग्रहण करते हैं। स्वामी पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि दी, इनको नाम दिया। 1861 में घूमते हुए यह जब स्वामी दयानंद मथुरा पहुँचते हैं, तो उनकी मुलाकात एक नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी जी थे, उनसे होती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ज्ञान वहाँ से अर्जित करते हैं, और उसका व्याख्या सब कुछ प्राप्त करते हैं वहाँ, और उनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में ही भारत का मूल निहित है। यही इनसे जब आपका बिरजानंद स्वामी से वेदों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो अब वहीं पे आपका पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं ये, और वह वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते हैं। कौन मानता है? दयानंद सरस्वती जी। और पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई थी। बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई थी। 1867 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार गए। हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई, और 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना रखी थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय 2 साल बाद लाहौर में कर दिया गया, जिसके कारण इसका विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन बहुत लोकप्रिय होता है। ठीक है, इनको बाद में भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी बम्बई में, ये बताए हैं। इसका मुख्यालय लाहौर में 1877 में बनाते हैं। और इन्हें बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध, ये सब बातें आप जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, अद्वैत के मायावाद का खंडन किया। प्रकृति को सत्य, आत्मा को सतचित और ईश्वर को सतचित आनंद माना था इन्होंने। ठीक है, आप जानेंगे कि कर्मकांड व बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र, इस सब का इन्होंने विरोध किया था। और वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास करते थे। और इनकी मृत्यु के बाद जो अरविंद घोष जी थे, अरविंद घोष जी इनकी शिक्षा को अपनाते हैं और नारा देते हैं, पुनः वेदों की ओर लौटो। इन्होंने लिया था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने दिया था पुनः वेदों की ओर लौटो। इन्होंने दिया था जैसे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि पुनः वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने दिया था अरविंद घोष जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर। ठीक है, समाज सुधार पर बहुत बल देते हैं, याद रखिएगा स्वामी। अब आप कौन सा आपका शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, ये भी है, देखिएगा क्या है, कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि इनके जो व्याख्यान थे, ये संस्कृत का व्याख्यान करते थे। 1872 में क्या होता है, जैसे कि स्वामी जी बताया हूँ कि आपका संस्कृत में व्याख्यान देते थे,
तो 1872 में इनकी मुलाकात होती है, कलकत्ता में होती है। किससे होती है? केशव चंद्र सेन जी से होती है। ठीक है। अब इनसे जब होती थी, इन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत के बजाय अगर हिंदी में व्याख्यान करेंगे तो आपका व्याख्यान लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे आप। ठीक। तो इससे प्रेरित होकर इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था और सभी मूल विचार अपने संकलित किए थे। इनके कुछ और कृतियां हैं, जैसे में वेदभास भूमिका है, आपका पंच महायज्ञ विधि है, अद्वैत मत का खंडन है, ये सब इन्हीं का है। स्वामी दयानंद ने आपका शुद्धि आंदोलन चलाया था, आपको पता है। हिंदुओं का जो परित्याग करके अन्य धर्म को अपना लिए थे, वो पुनः हिंदू धर्म में आप वापस आने का इन्होंने मार्ग खोला था। 1882 में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा बनाई थी, समिति बनाई थी। फिर इन्होंने क्या किया था? समाज में सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में पक्षधर थे और उसका पुरजोर आपका पक्ष लिया। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ऊपर देखे हैं। स्वदेशी पर बल दिया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मांगने का आपका अनुरोध किया था और कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीसकर इनको पिला दिया गया था। तो अक्टूबर आपका 1883 में दिवाली के दिन इनका अजमेर में मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आएंगे स्वामी विवेकानंद। देखिएगा, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन खितड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद कर लिया था। रामकृष्ण, आप जानते हैं कि स्थापना होती है रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि इनको माना जाता है। और जो अब इनके गुरु थे, क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी स्मृति में इन्होंने 1 मई 1897 को कलकत्ता में आपका इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। बाद में वेल्लूर में इस मिशन का मुख्यालय बना दिया गया। और विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 1863। ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र था और दर्शन के साथ साथ यह पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया करते थे। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी प्रथम भेंट हुई थी। शीघ्र ही वह इनके शिष्य बन जाते हैं और यह कुछ ही दिनों में भारत की आपका संपूर्ण यात्रा करते हैं। वहाँ गरीबी देखते हैं, भुखमरी देखते हैं, इस सब का अनुभव करते हैं। जब यह भ्रमण के दौरान राजस्थान पहुँचते हैं तो अपने गुरु के संदेश का प्रचार करने गए। तो फिर उसमें क्या होता है, जो खितड़ी की रियासत, यहाँ लिखा है खितड़ी, ऊपर था कि यहीं था, ये लिखा, जो खितड़ी के रियासत के महाराजा कुंवर अजीत सिंह थे, अजीत राज सिंह नाम का था। इन्होंने नाम अपना विवेकानंद रखा और महाराजा के ही खर्च पे 1893 में अमेरिका चले गए। शिकागो शहर में जो आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। और 11 सितंबर 1893 को इन्होंने इतना आपका प्रभावशाली भाषण दिया कि यह प्रसिद्ध हो गए और यह भाषण भी अभी तक प्रसिद्ध हो गया। विवेकानंद भाषण के विषय में उस समय आपका द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की आवश्यकता कितनी मूर्खतापूर्ण है। फिर इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस भी देख लिए, बात कर चुके हैं। इनके बचपन का नाम आपका गंगाधर, आपका चट्टोपाध्याय के गुरु का नाम। विवेकानंद ने 1893 में यूएसए में शिकागो में आपका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और कहीं जिसके सभी नदियों समुद्र के आकार मिलती हैं, वैसे ही सभी संप्रदाय धर्म के आकार भी ले जाते हैं, ये इन्होंने भाषण दिया था। इनका इस उद्बोधन को अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने मुख्य पेज पर जगह दी थी। वही जो हम बताएं वही आपका छापा था। ईश्वरचंद
के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी के समय पेश हुआ, जबकि कैनिंग के समय कानून बना। डी.के. कर्वे विधवाओं की रक्षा के लिए विधवा गृह विडो आपका होम स्थापना करते हैं। और बहराम जी मालावाई के प्रयासों से 1891 में सम्मत आयु अधिनियम आपका आया। इसमें महिलाओं के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष और आपका तथा पुरुषों की आयु नहीं निर्धारित की गई थी। 1872 में वायसराय नॉर्थब्रुक के समय मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट आपका आता है। महिलाओं का आपका उम्र 14 वर्ष और पुरुषों का 18 वर्ष किया गया था। इसी के बाद वो शादी करा देते हैं कूच बिहार के राजा से, तो आपका ये इसका विरोध भी होता है। 1929 में हरविलास शारदा जी के प्रयास से शारदा अधिनियम आता है और आपका महिलाओं की आयु 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, अगला आपका है 1957 का प्रांतीय सरकार, इसको जानते हैं कल। और कुछ बचा है तो बता देते हैं आपको। जैसे में कि जब विवेकानंद जी न्यूयॉर्क गए थे तो वह वहाँ पे शिकागो में वहीं रहते हैं। तो 3 वर्षों तक शिकागो में रहते हैं और 3 वर्षों के दौरान क्या करते हैं, वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में आपका शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। विवेकानंद के पूर्व आपका अमेरिका एवं इंग्लैंड, विवेकानंद जी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी की यात्रा करते हैं और इतना सब करने के बाद 1897 में अपने देश वापस लौटते हैं और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। 1999 में कलकत्ता के पास वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन का आपका क्या करते हैं, मुख्यालय बनाते हैं। और दूसरा मुख्यालय आपका इनका अल्मोड़ा के पास बनता है, मायावती स्थान पर। ठीक है, अल्मोड़ा के पास उत्तराखंड में। 1899 में पुनः अमेरिका जाते हैं और 1900 में इन्होंने पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन, जिसका शीर्षक था आपका कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, में भाग लेते हैं। और आपका 1902 में इनका देहावसान हो जाता है और बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्वामी जो विवेकानंद है मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इसका समर्थन किया है। नव हिंदू जागरण के संस्थापक माना जाता है इनको। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इन्होंने कहा था प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश समाजवादी हूँ, ऐसा आपका नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है, ऐसा इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। विवेकानंद अपने पुस्तक में इनकी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ के माध्यम से भारत में सवर्ण वर्ग के से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया था। याद रखिएगा, आयरिश मूल की महिला थी, मार्गरेट नोबेल इनका नाम था। इनको ये विवेकानंद जी सिस्टर निवेदिता कहते थे, इनकी शिष्या थी और रामकृष्ण मिशन से वो जुड़ी थी। इनके विचारों का प्रसार करती थी। और 1937 का ये लिखा है आपका प्रांतीय सरकार। इससे पहले आपका एक और है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और न्यूयॉर्क में अमेरिका की जो मैडम HP और इनका नाम था अल्काट, इन लोगों मिलकर करते हैं। याद रखिएगा, 1879 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई स्थानांतरित किया जाता है और फिर 82 में यह अपनी सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाता है। 1882 में, याद रखिएगा, 82 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के समीप अड्यार में बनाता है। बंगलोर, सूरत, लुधियाना, मुंबई, इन सब जगहों पे इसकी जो शाखाएं स्थापित होती हैं। और क्या होता है कि पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति और आपका आध्यात्म विचारों का यह प्रभाव, ये सब लोग प्रभावित थे, इसी का प्रचार प्रसार करते थे और आपका जो एंशियंट एरा से जुड़ा हमारा चीज़ था उसको जाहिर करते थे। जो थियोसॉफिस्ट का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास था और सांख्य, वेदांत जैसे उपनिषद दर्शनों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और यह संस्था भारत के धार्मिक और सामाजिक जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1888 में एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, इंग्लैंड में इस सोसाइटी से जुड़ती हैं, उसके बाद सदस्य बनती हैं। 1893 में शिकागो का जब धर्म सम्मेलन होता है उसमें भाग भी ली थी वो, फिर बाद में वापस लौट के आती है। 1960 में कर्नल अल्काट की मृत्यु हो जाती है।
फिर ये एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बन जाती हैं। ये सारी कहानी आपका ऐसे चलती है। इसी में आपका यंग बंगाल आंदोलन आता है, आपका हेनरी विवियन डिरोजियो है, ठीक है, 1828 में चलाते हैं। फिर बाद में आपका लोक हितवादी आपका आता है गोपाल हरि देशमुख का 1880 के करीब चलता है। परमहंस मंडली आपका 1849 के करीब आता है। 1849 में परमहंस मंडली आत्माराम पंडुरंग का है। अखिल भारतीय हिंदू सभा या 1907 में बी डी सावरकर। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 1937 का प्रांतीय सरकार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।